गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेन्स्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था। अगर ओव्यूम को स्पर्म नहीं मिलता है तो वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद ब्रस्ट हो जाता है और ब्रस्ट होने से यूटेरियस की वाल जो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को हर मंथ तैयार करती है वो भी गिरने लगती है, फॉल ऑफ होने लगती है, जो ब्लीडिंग के रूप में हर मंथ बाहर आता है। इसे मेन्स्ट्रुएशन साइकिल कहा था हमने। गर्ल्स के अंदर या करती है, प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होती है। जब ये फर्स्ट बार होती है तो उसे मीनार्ज कहती हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। बट बेटा, अगर उसी ड्यूरेशन में कोपुलेशन होती है, सीमन हमने पढ़ा था, एक फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म ट्रैवल करके आते हैं। स्पर्म ट्रैवल करके आती है, पेनिस से सीमन रिलीज होता है जिसमें स्पर्म होते हैं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ओव्यूम नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म टेल रखते हैं, मोटाइल नेचर होता है। तो स्पर्म ट्रैवल करके फीमेल वजाइना की सर्विक्स से एम्फुलर पार्ट तक पहुंचते हैं। देखो बेटा, इस तरह का एक डायग्राम पढ़ा था हमने, ठीक है। मैंने इसके बारे में सारा बताया था आपको। तो ये लास्ट पार्ट है फीमेल का वजाइना। यहाँ पेनिस एंटर करता है, ठीक है, और सीमन रिलीज कर देता है। उस सीमन में स्पर्म इस तरह से यूटेरियस के रास्ते से ट्रैवल करते हुए, ठीक है, और इस पार्ट में पहुंचते हैं। ये पार्ट कहलाता है बेटा एम्फुलरी स्थमिक जंक्शन, ठीक है। यहाँ ओवरी ने ओवा रिलीज किया है उसी टाइम पे, फिम्बरी ने कैच करके यहाँ पहुँचा दिया है इसी जंक्शन पे, और ये दोनों मीट कर जाते हैं इस जंक्शन पे। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। बट कंडीशन क्या है कि दोनों सेम टाइम पे रीच करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये थोड़े लेट रीच करता है तो इसकी मोटिलिटी या पावर जो है वो विग्रस हो जाती है, डेथ हो जाती है इसकी स्पर्म की। और अगर ओवा रिलीज कर जाता है और स्पर्म नहीं पहुंचते हैं तो थोड़े टाइम बाद ये अपने आप ब्रस्ट होने लगता है, ठीक है। तो दोनों सेम टाइम में पहुंचने चाहिए और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। समझ में आया इतना? ठीक है। ओव्यूम एंड स्पर्म दोनों सेम टाइम पे रीच करने चाहिए। यही मेन कारण है कि हर एक कोपुलेशन, मेल और फीमेल के कॉन्टैक्ट से हर एक कोपुलेशन से प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों की टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है या कोई और कारण भी हो सकता है, ठीक है। बट जब ये दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं तो फ्यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है बेटा इस दौरान? स्पर्म ये देखो, ये ओव्यूम का डायग्राम है, ठीक है। हमने पढ़ा था सेकेंडरी oocyte में लेयर्स होती हैं, ठीक है। बाहर की लेयर बेटा कोरोना रेडिएटा कहलाती है, अंदर की लेयर पढ़ा था जोना प्लूडिका कहलाती हैं। तो ओव्यूम इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन के चारों तरफ ओव्यूम की मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्पर्म आते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, काफ़ी सारे स्पर्म इसकी वॉल से टकराते हैं। बट कोई पर्टिकुलर एक स्पर्म इसमें पेनिट्रेट कर लेता है इस तरह से, क्योंकि आपको पता है इसके हेड में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर कुछ एक एसिडिक एंजाइम होते हैं जो इसकी वाल को तोड़ते हुए, जोना प्लूडिका को ख़त्म करते हुए ओव्यूम में एंटर कर जाते हैं। बेटा, जैसे ही एक स्पर्म पेनिट्रेट करके जोना प्लूडिका लेयर को क्रॉस करके ओव्यूम में एंटर करता है, वो क्या करता है? इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देता है, ठीक है। जैसे ही एंटर करेगा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, ओव्यूम के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, जिसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। और ये डीपोलराइजेशन किसी दूसरे स्पर्म को अब एंटर नहीं करने देगी। इस प्रोसेस को फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहते हैं। इसीलिए एक टाइम में एक ही स्पर्म एंटर करता है। देखो, स्पर्म जैसे ही जोना प्लूडिका की लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है,
अब एडिशनल स्पर्म नहीं आ पाएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। समझ में आया। नेक्स्ट, जो एक्रोसोम है स्पर्म के हेड में वो एंटर करता है अब ओव्यूम के साइटोप्लाज्म में जो नप्ल्यूटिका लेयर के थ्रू, ठीक है, यहाँ एंटर करता है। और हमने पढ़ा था सेकेंडरी oocyte, अभी ओव्यूम नहीं बना था, एग नहीं बना था, oogenesis में हमने पढ़ा था सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, बताया था ना। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं है। स्पर्म सेंट्रियोल लेकर के इसमें एंटर करता है और उसके सेंट्रियोल से, स्पर्म के सेंट्रियोल से ये अपनी मियोसिस को कंप्लीट करता है स्पर्म के सेंट्रियोल से। और अब प्रोड्यूस होता है बेटा हैप्लोइड ओवम और ऊटिड, और अब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है, डिप्लॉइड सेल, जिसे क्या कहते हैं, जाइगोट। समझ में आया इतना। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म का हेड और ओव्यूम का हेड के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और अब हम बता सकते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होगा, गर्ल होगी या बॉय होगा। ये 10th क्लास तक आपने पढ़ा है कि सेक्स के लिए मेल या फीमेल के लिए, बेबी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर, ना कि मदर। जबकि हम अधिकतर विलेज वगैरह में देखते हैं कि अगर एक लेडी को 2-3 लड़कियां एक साथ हो जाती है तो उसे ब्लेम किया जाता है कि ये लड़का प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो यही मेन कारण है कि क्यों नहीं कर रही है, उसको मारा पीटा जाता है। बट वास्तव में इसका मेन कारण क्या होता है, फादर, क्योंकि मदर के अंदर होमो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और फादर के अंदर हिट्रो। अगर फादर के क्रोमोसोम से वाई आया है, मदर से तो एक्स ही आएगा, ठीक है, तो बॉय बोर्न होता है। अगर फादर के क्रोमोसोम से एक्स आया है और इधर से तो एक्स ही आएगा बेटा, क्योंकि ये होमो है, तो क्या बोर्न होगी, गर्ल बोर्न होगी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के लिए बेटा, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया। तो आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कैसे ओव्यूम पेनिट्रेट कर, कैसे स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओव्यूम के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है बेटा, नीट के अंदर आया हुआ है ये, एम्फियोलरी इस्थमिक जंक्शन के अंदर, ठीक है। अब वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जाइगोट जो बना था वो एम्ब्रियो में बदलेगा और आगे के प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछना है। थैंक यू।